Hello everyone, myself Dr. Navlata, from RD College Sheikhpura. Today I will discuss the topic monopoly. एकाधिकार. What is a monopoly? यानी एकाधिकार क्या होता है? Characteristics of monopoly. उसकी विशेषताएं क्या होती है? फिर हम लोग देखेंगे कि उसका डिमांड कर्व कैसा होता है. नेक्स्ट जो होगा हमारा आज का टॉपिक वो होगा कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. और जो प्राइस डिटर्मिनेशन करेंगे अंडर मोनोपोली वो जो है हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे. तो आज जो है हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय मोनोपोली, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ मोनोपोली. मोनोपोली का मतलब क्या होता है. तो अभी हम बताते हैं कि मोनोपोली का मतलब क्या होता है. हम इसको बोल सकते हैं मोनोपोली इज अ मार्केट situation in which there is only one seller who controls total supply of a product. There is no near substitute of a product available in the monopoly market. There is no distinction in between the firm and industry. यानी यदि क्वेश्चन आता है कि मोनोपोली से आप क्या समझते हो, मोनोपोली क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोली, व्हाट इज मोनोपोली, तो उसका जो आंसर होगा ये यही होगा कि मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन. ये क्या है, एक मार्केट सिचुएशन है जिसमें ओनली वन, ये दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाला जो है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर इज ओनली वन सेलर. उसमें क्या होगा, एक ही सेलर होगा. कोई भी प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस किया जाता है उसका सिर्फ और सिर्फ एक सेलर होगा, एक से अधिक सेलर नहीं होगा. और जो नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एब्सेंस ऑफ नियर सब्स्टिट्यूट गुड्स. यानी कि जो नियर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं वो नहीं है. प्रतिस्थापन वस्तु, निकट प्रतिस्थापन वस्तु का अभाव होता है इस मार्केट में. और जो इस मोनोपोली मार्केट में जो होता है फर्म ही इंडस्ट्री होता है, इंडस्ट्री ही फर्म होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है. जब हम इस डेफिनेशन को हम देखते हैं तो यदि इस डेफिनेशन से भी बहुत कुछ पता चल जाता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इसकी विशेषता के बारे में. इस डेफिनेशन में ही हमको इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे दिख जाते हैं कि इसमें सिंगल सेलर होंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं होगा, फर्म्स और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं होगा. इसी तरह से इस मार्केट में जो मोनोपोलिस्ट होगा उसकी जो मेन टेंडेंसी होगा उसका होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का टेंडेंसी होगा. ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ कमाना चाहेगा. इस मार्केट में चूँकि एक सेलर है तो उसका सप्लाई पर फुल कंट्रोल होगा. वो चाहे तो मार्केट में सप्लाई बढ़ा सकता है, वो चाहे तो घटा सकता है. तो यानी कि उसका सप्लाई पर भी फुल कंट्रोल होगा. उसका जो डिमांड कर्व होगा वो निगेटिवली स्लोप्ड होगा. क्यों निगेटिवली स्लोप्ड होगा हम उसको बताएंगे. तो उसका जो डिमांड कर्व होगा वो निगेटिवली स्लोप्ड होगा. तो इस तरह करके उसके कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
तो अभी हम बताते हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो अभी हम देखते हैं कि मोनोपोली मार्केट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनोपोली मार्केट। सबसे पहला जो इसकी विशेषता है, सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। बायर्स जो होते, सेलर कितने होते हैं, एक होते हैं, और बायर्स जो होते हैं बहुत अधिक होता है। सेकंड जो मैं बताई थी, डेफिनेशन में ही था कि इस बाजार में नियर सब्स्टिट्यूट, निकट प्रतिस्थापन वस्तु का अभाव होता है, नहीं होता है। नो नियर सब्स्टिट्यूट गुड्स और कमोडिटीज, यानी यहाँ पर नियर सब्स्टिट्यूट गुड्स और कमोडिटीज नहीं होगा। थर्ड जो है, इसके पहले मोनोपोली के पहले हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हम देख चुके हैं, उसमें क्या था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। लेकिन इसमें क्या है, एंट्री बैरियर है, आप फ्रीली एंट्री कोई और फर्म इस मार्केट में नहीं एंटर कर सकता है, यानी कि नो फ्री, नो एंट्री ऑफ द न्यू फर्म, यानी न्यू फर्म का जो है वो एंट्री इसमें नहीं है। जो फोर्थ है, ये मोनोपोलिस्ट ही होता है प्राइस मेकर। परफेक्ट कंपटीशन में हम क्या देखे हैं कि जो फर्म, बहुत सारे फर्म मिलके जो इंडस्ट्री फॉर्म करते हैं, इंडस्ट्री क्या करता है, प्राइस डिटरमिन करता है, और जो प्राइस डिटरमिन्ड प्राइस होता है बाय इंडस्ट्री, उसको क्या करते हैं, जितने भी फर्म उस मार्केट के अंडर में वर्क कर रहे हैं उसको फॉलो करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये ही प्राइस मेकर होता है। तो मोनोपोलिस्ट एज अ प्राइस मेकर, ये क्या हुआ कि यही जो है प्राइस मेकर है। फिफ्थ में क्या है, एकाधिकार, ऐसे बोला भी जाता है एकाधिकार, लग रहा है कि उसका एकाधिकार है, मतलब एकाधिकारी का जो मोनोपोलिस्ट का जो टेंडेंसी होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना, टेंडेंसी टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि उसकी टेंडेंसी होती है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, जो इसका डिमांड कर्व होता है वो निगेटिवली स्लोप्ड होता है, यानी कि डिमांड निगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व, ऐसे लिखेंगे। यानी कि ये जो होगा AR इज इक्वल टू MR E माइनस 1। हम बताएंगे कि इसका डिमांड कर्व कैसा होता है। ये जो है कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी विशेषता है कि ये मार्केट कैसा होगा।
अब आते हैं कि इस मार्केट में जो इक्विलिब्रियम होगा किसी फर्म का, उसके कंडीशंस क्या होंगे। हम पहले भी देख चुके हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कि इक्विलिब्रियम के क्या शर्त हैं। तो इसमें भी इक्विलिब्रियम के दो शर्त हैं। पहला जो होगा वो नेसेसरी कंडीशन होगा और सेकंड जो होगा वो सफिशिएंट कंडीशन होगा। जो नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली मार्केट। इसमें पहला होगा नेसेसरी कंडीशन, सेम होगा MR इज इक्वल टू MC। यानी एक मोनोपोलिस्ट का जो इक्विलिब्रियम होगा वो उस पॉइंट पर होगा जहां पर कि उसका मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आगम मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत के बराबर होगा, वहां पर उसका जो है इक्विलिब्रियम होगा। जैसे हम ग्राफ लेते हैं, एक मोनोपोलिस्ट है तो उसका जो डिमांड कर्व है AR कर्व है वो जो है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप करता है। ये क्यों करता है हम बताएंगे, लेकिन अभी के लिए जो है उसका ये डिमांड कर्व है AR कर्व है और जो उसका MR कर्व होता है वो AR कर्व से कम होता है, ये MR कर्व है। तो उसका जो नेसेसरी कंडीशन का फुलफिल करेगा कि MR इक्वल टू MC होगा, यानी कि कुछ ऐसा होगा। ये यदि MC है, ये यदि MC कर्व है तो यहाँ पर इस पॉइंट पर उसका क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है, यानी कि नेसेसरी कंडीशन जो है फुलफिल कर रहा है। अब बात आती है कि MC कर्व ऐसा ही नहीं हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर भी MR इक्वल टू MC, यानी कि देयर आर टू पॉइंट्स वेयर MR इज इक्वल टू MC, यानी कि ये E पॉइंट पर भी है MR इक्वल टू MC और एक ये पॉइंट है जहां पर कि MR इक्वल टू MC, ये दोनों पॉइंट पर है। तो अब सवाल उठता है कि किस पॉइंट पे इसका जो है इक्विलिब्रियम है, ये E पॉइंट पर है या E1 पॉइंट पर है। तो वो सफिशिएंट कंडीशन दिखाएगा कि एक मोनोपोलिस्ट का इक्विलिब्रियम E पर है या E1 पर है, यानी कि दोनों ही जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन जहां पर फुलफिल करेगा वहीं पर उसका जो होगा इक्विलिब्रियम होगा। तो ये हो गया सफिशिएंट कंडीशन सेकंड। सफिशिएंट कंडीशन में क्या होगा, स्लोप ऑफ MR कर्व इज लेस देन स्लोप ऑफ MC कर्व। इसका क्या मतलब हुआ, स्लोप ऑफ यानी कि जो स्लोप होगा जिस बिंदु पर MC कर्व का जो स्लोप अधिक होगा MR कर्व से, वही पॉइंट जो होगा वो सफिशिएंट कंडीशन होगा जहां पर कि ये वाला ऑलरेडी फुलफिल्ड है और ये वाला भी वहां पर फुलफिल्ड हो रहा है, वही इक्विलिब्रियम। तो इसको अदर वर्ड्स में हम ऐसे कर सकते हैं कि जहां पर MC कर्व MR कर्व को नीचे से कट करती है, वो वहां पर उसका इक्विलिब्रियम। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये ऊपर से कट कर रही है ऐसे, लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर नीचे से कट कर रही है। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट E है, ये पॉइंट पर ये दोनों ही जो है कंडीशन इक्विलिब्रियम का कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो अर्थात एक मोनोपोलिस्ट का E बिंदु पर संतुलन हो रहा है। अब नेक्स्ट, संतुलन का मतलब क्या होता है कि इस बिंदु से ये जो है उसका E बिंदु जो है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट का बिंदु है, इससे वो
कम प्राइस नहीं रखेगा। इससे कम प्राइस रहने से उसका क्या होगा, लॉस होगा। ये सेटिस्फेक्शन है, मैक्सिमाइजेशन है, यहाँ पर उसका प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन है। वहाँ इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उससे हटना नहीं चाहता है, कोई भी जो है प्रोड्यूसर उससे हटना नहीं चाहता। नेक्स्ट जो है, अब हम दिखाते हैं कि ये कर्व जो है मोनोपोलिस्ट का कर्व AR है वो नीचे की तरफ क्यों झुकता है, और दूसरा जो ये दोनों का गैप है, AR और MR का जो गैप है वो कौन डिसाइड करता है कि कितना गैप है इन दोनों में, कितना गैप होगा वो कौन डिसाइड करता है। तो हम देखते हैं कि इस मार्केट में एक मोनोपोलिस्ट जो है वो कीमत को भी कंट्रोल कर सकता है और सप्लाई को भी कर सकता है, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यदि मोनोपोलिस्ट चाहता है कि वो अपने गुड्स को ज़्यादा सेल करे, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ज़्यादा सेल करे, तो उसको प्राइस को कम करना पड़ेगा। और यदि वो प्राइस अधिक रखता है तो क्या करेगा, उसका जो है डिमांड कम हो जाएगा, उसके गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि प्राइस जब हाई होगा तो उसका जिस गुड्स का प्राइस हाई होगा उसका डिमांड लो होगा, और जिसका प्राइस लो होगा उसका डिमांड जो है वो हाई होगा। तो यदि हम इसको ऐसे दिखाएं, लॉ ऑफ डिमांड को हम दिखाते हैं ऐसे, ये प्राइस है और ये डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड। तो यदि एक मोनोपोलिस्ट चाह रहा है कि वो सप्लाई ज़्यादा करके अपने क्वांटिटी को भी ज़्यादा सेल करे, प्राइस भी अधिक रखे, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए कि यदि ये डिमांड कर्व है तो यदि OP प्राइस है और मान लेते हैं कोई X गुड्स है जिसका कि सेल हो रहा है, तो OP प्राइस पर क्या हो रहा है कि जो कंज्यूमर है डिमांड कर रहा है OQ गुड्स का कर रहा है। यानी कि यदि एक मोनोपोलिस्ट चाहता है कि OP प्राइस रख के हम इससे ज़्यादा हम OQ डिमांड, Q1 डिमांड का इतना सप्लाई करके इसको हम सेल करें, OQ1 गुड्स का सेल करें, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका डिमांड ही OQ के बराबर है। तो उसको अपने सेलिंग को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा। यदि वो प्राइस को घटा के P2 कर दे तो क्या हो गया, उसका प्राइस घटने से क्या हो गया, उसका डिमांड बढ़ जाएगा। ये ऐसे, यानी कि प्राइस यदि माइनस डेल्टा P होता है तो क्या हो रहा है, डिमांड प्लस डेल्टा Q हो जाता है। यानी कि मोनोपोलिस्ट चाह रहा है अपने गुड्स का ज़्यादा सेलिंग, तो प्राइस उसको कम करना है, उसके बाद ही वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस गुड्स को वो सेल कर सकता है। इसलिए जो है उसका डिमांड कर्व जो है कुछ ऐसा होता है, ऐसे लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप करता है। यहाँ पर हो गया उसका क्वांटिटी और यहाँ पर हो गया प्राइस एंड कॉस्ट। तो ये हो गया AR कर्व। मोनोपोलिस्ट का जो है MR वो होता है AR से कम होता है। MR क्या है, एक एडिशनल यूनिट के सेल करने पर जो टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज होता है, जो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता है या डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज होता है। मेनली हम रेवेन्यू का बात करते हैं तो इंक्रीज का बात करेंगे। जो जितना बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है, एक यूनिट एडिशनल यूनिट के सेल करने पर जो रेवेन्यू बढ़ता है, जितना रेवेन्यू बढ़ता है उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो मोनोपोलिस्ट का क्या होता है, MR जो होता है, MR लेस देन AR होता है, और हम ये कर सकते हैं कि MR लेस देन पर यूनिट प्राइस। क्यों? क्योंकि ये MR क्या है, पर यूनिट रेवेन्यू है,
और ए आर ही हमको प्राइस जो है दिखाता है, ए आर ही क्या है, प्राइस है। तो प्राइस जब ए आर से एम आर कम है तो पर यूनिट प्राइस से भी एम आर कम होगा, तो इसका मतलब है कि वो कुछ ऐसा होगा, एम आर ये होगा। अब इस ए आर और एम आर के बीच कितना गैप होगा वो जो है इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है। यानी कि जो एम आर ए आर है जो है वो रिलेटेड है, प्राइस इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। वो ऐसे ए आर इज इक्वल टू एम आर ई बाई ई माइनस वन, यानी कि इन तीनों में रिलेशन है। इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी भी जो है इन दोनों को इफेक्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में क्या गैप होगा वो ई पर डिपेंड करता है, और ई क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो हम इस तरह देखते हैं कि मोनोपोलिस्ट का जो है डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप करता है, और जो है उसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व से कम होता है, और उन दोनों का जो जितना गैप है वो इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है। और देख चुके हैं इसके इक्विलिब्रियम के कंडीशंस, देख चुके हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, देख चुके हैं। जो नेक्स्ट क्लास जो हम करवाएंगे वो प्राइस डिटर्मिनेशन करवाएंगे अंडर मोनोपोली मार्केट। इस मार्केट में जो है प्राइस डिटरमिन कैसे किया जाता है, प्राइस को कैसे निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।